हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 74। गुड्डू शगुन को लेकर मार्केट पहुंचा। थोड़े सूखे और थोड़े भीगे हुए गुड्डू शगुन दुकान के अंदर आए। शगुन ने देखा ये एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप था। दुकान का मालिक गुड्डू को जानता था, इसलिए उसे देखते ही कहा, अरे गुड्डू भैया, आप आइए ना। गुड्डू ने शगुन को चलने का इशारा किया और आकर कुर्सी पर बैठ गया। हाँ भैया, सबसे पहले तो बहुत नाराज हैं आपसे, शादी में नहीं बुलाया आप हमें, लड़के ने कहा। पिताजी कार्ड भेजे तो थे घर, काहे नहीं आए तुम, गुड्डू ने कहा। अरे वो तो मिश्रा जी की ओर से था, आपने तो नहीं कहा ना। खैर छोड़िए ये सब, बताइए का दिखाएं, लड़के ने कहा। कुछ अच्छा सा दिखाइए, किसी को गिफ्ट करना है, गुड्डू ने कहा। भाभी के लिए, लड़के ने शगुन की ओर देखकर कहा। गुड्डू ने एक नजर शगुन को देखा और कहा, तुम वो दिखाओ यार, किसके लिए ले रहे हैं जान के तुमको क्या करना है। गुड्डू की ये बात सुनकर लड़का झेंप गया और चला गया। शगुन गुड्डू को घूरते हुए मन ही मन कहने लगी, अब तो पक्का हो चुका शगुन कि गुड्डू जी जरूर किसी ना किसी लड़की के लिए तोहफा ले रहे हैं, पर किसके लिए? कहीं पिंकी? नहीं, उसके लिए नहीं ले सकते। पिंकी नहीं तो फिर कौन? जे देखो भैया, लेटेस्ट आया है शॉप में, लड़के ने आर्टिफिशियल सेट्स का डिब्बा सामने रखते हुए कहा। गुड्डू ने उन्हें देखा भी नहीं और डिब्बे को साइड करके कहा, जे नहीं, कुछ और दिखाओ, कुछ अलग। लड़के ने दूसरा डिब्बा खोलकर रखते हुए कहा, जे देखो, अब तक का सबसे बेस्ट आइटम है, कानपुर की आधी लड़कियां खरीद चुकी है। जब आधे कानपुर ने खरीद लिया तो हम काहे खरीदें, कुछ और दिखाओ, गुड्डू ने मुंह बनाते हुए कहा। लड़का उठा और थोड़ी देर बाद वापस आया। इस बार उसने जो डिब्बा खोला उसमें बहुत ही खूबसूरत झुमके थे। गुड्डू को ये अच्छा लगा। उसने एक हरे कुंदन वाली जोड़ी उठाकर शगुन को दिखाते हुए कहा, ये कैसा है? अच्छा है, शगुन ने बेमन से कहा। एक मिनट, कहते हुए गुड्डू शगुन के थोड़ा करीब आया और वो झुमके उसके कानों से लगाकर देखते हुए कहा, ये कुछ ठीक नहीं लगे। कहकर गुड्डू कुछ और देखने लगा। इस बार उसे लाल कुंदन वाले झुमके पसंद आए, जिसमें झुमकों के साथ बालों में लगने वाली 3 मोतियों की लड़े भी थी। गुड्डू ने उसे उठाया और देखने लगा तो लड़के ने कहा, यह सिंगल पीस है गुड्डू भैया, और थोड़ा महंगा भी, पैक कर दो, गुड्डू ने लड़के को देकर कहा और फिर शगुन के साथ वहां से बाहर चला आया। गुड्डू ने शगुन को पूछा भी नहीं कि उसे कुछ चाहिए या नहीं, और शगुन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर गुड्डू को हुआ क्या है। खैर दोनों वहां से सीधा घर के लिए निकल गए। गोलू अपनी दुकान पर बैठा कुछ काम कर रहा था। रात को घर जाने के लिए उसने दुकान बंद की और अपनी स्कूटी लेकर निकल गया। बाबू गोलगप्पे वाले के सामने से गुजरती हुए उसकी नजर पिंकी पर चली गई। गोलू ने देखा पिंकी अकेली है तो उसने अपनी स्कूटी रोकी और कहा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब, पिंकी ने गोलू को घूरते हुए कहा। नहीं, हमसे तो कोई मतलब नहीं है, पर इतनी रात में यहाँ खड़े होना तुम्हारे लिए सही नहीं है, गोलू ने पिंकी की परवाह करते हुए कहा। वो ऐसा क्यों कर रहा था वो खुद नहीं जानता था, लेकिन आज पहली बार पिंकी को देखकर उसे गुस्सा नहीं आया। गोलू की बात सुनकर पिंकी थोड़ा नरम पड़ गई और कहा, ऑटो का इंतजार कर रहे हैं। ऑटो नहीं आएगा दीदी, आज शाम से ही स्ट्राइक है ऑटो वालों की, बाबू गोलगप्पे वाले ने मसाला बनाते हुए कहा। क्या? लेकिन खैर छोड़ो, कहकर पिंकी जैसे ही जाने लगी, गोलू ने कहा, तुम कहो तो हम छोड़ देते हैं। जी नहीं, शुक्रिया, पिंकी ने मुंह बनाकर कहा और आगे बढ़ गई। गोलू ने उसके बगल से निकलते हुए स्कूटी रोकी और कहा, तुम्हारी मर्जी, कहकर गोलू जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, पिंकी ने कहा, गोलू। गोलू ने स्कूटी रोक दी तो पिंकी आकर उसके पीछे बैठ गई। गोलू ने चुपचाप स्कूटी आगे बढ़ा दी। उन्हें जाते देखकर बाबू ने मुस्कुराते हुए आसमान में देखकर कहा, लगता है गोलू भैया की किस्मत चमकने वाली है। गोलू और पिंकी दोनों खामोश बैठे थे। दोनों में से किसी ने बात नहीं की। पिंकी मोहल्ले के नुक्कड़ पर स्कूटी रोककर गोलू ने कहा, घर तक जाएंगे तो तुम्हारे मोहल्ले वाले गलत समझेंगे। पिंकी स्कूटी से नीचे उतरी और जाने लगी तो गोलू ने कहा, पिंकी। पिंकी ने पलट कर कहा, सॉरी,
हमें तुमको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जिस दिन से तुम पर हाथ उठाया बहुत ही बुरा लग रहा है हमें। पर तुम जो गुड्डू भैया के साथ की अच्छा नहीं की। उनका टेंट नहीं जलाना था तुमको, गोलू ने कहा। पिंकी ने टेंट जलाने की बात सुनी तो हैरानी से गोलू की ओर देखने लगी, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। उस रात तो वह बस गुड्डू के अरेंज किए खाने को बिगाड़कर उसे सबके सामने नीचा दिखाना चाहती थी। पिंकी गोलू के पास आई और कहा, मैं गुड्डू से बदला लेना चाहती थी, पर उसका टेंट जलाकर नहीं। का मतलब वो सब तुम नहीं की? गोलू ने हैरानी से कहा। मैं सच कहूंगी तब भी तुम्हें झूठी लगेगा गोलू, पर हाँ, मैंने गुड्डू का टेंट नहीं जलाया, कहकर पिंकी वहां से चली गई। गोलू उसे जाते हुए देखता रहा। पहली बार उसे पिंकी की आंखों में सच्चाई दिखी। पिंकी आंखों से ओझल हो गई तो गोलू अपने घर चला आया। गुड्डू और शगुन घर आए। गुड्डू ने वह तोहफा अपने कबर्ड में सहेज कर रख दिया। शगुन चाहकर भी गुड्डू से पूछ नहीं पा रही थी कि वह तोहफा किसके लिए है। अगली सुबह शगुन नहाकर जब ड्रेसिंग के सामने आई तो वहां पर वही झुमके रखे हुए थे जो गुड्डू ने कल खरीदे थे। शगुन को हैरानी हुई कि गुड्डू ने इन्हें यहाँ क्यों रखा है। उसने उन्हें जैसे ही हाथ में उठाया, गुड्डू का कमरे में आना हुआ। शगुन के हाथ में झुमके देखकर गुड्डू ने कहा, पहन लो, तुम्हारे लिए ही है। मेरे लिए? शगुन ने हैरानी से कहा, जबकि मन ही मन खुशी से नाच रही थी वो पगली। हाँ, अब और कोई तो दोस्त है नहीं हमारी जिसके लिए तोहफा खरीदेंगे, गुड्डू ने कहा तो शगुन मुस्कुरा उठी और कहा, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम, गुड्डू ने कबर्ड की ओर आते हुए कहा। शगुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। शादी के बाद पहला गिफ्ट वो गुड्डू से सोचकर ही उसका दिल खुशी से भर गया। शगुन ने झुमके लिए और पहनने लगी। एक साइड का उसने आसानी से पहन लिया, लेकिन दूसरी तरफ जो पहनने में उसे परेशानी आ रही थी। गुड्डू ने देखा तो कबर्ड बंद किया और शगुन की ओर चला आया। उसके हाथ से झुमके की लड़े पकड़ी और उन्हें शगुन के बालों में लगा दिया। गुड्डू जैसा मस्त मौला लड़का जब ऐसे काम करे तो और भी प्यारा लगता है। शगुन की नजरें सामने शीशे पर थी जिसमें उसे गुड्डू नजर आ रहा था। दिल तो क्या कि यह वक्त कुछ देर के लिए यहीं थम जाए। गुड्डू ने बड़े आराम से शगुन के बालों में हुक लगाया और साइड हो गया। शगुन गुड्डू की ओर पलटी तो गुड्डू से देखता ही रह गया। ऐसा लगा जैसे वो झुमके शगुन के लिए ही बने थे। गुड्डू शगुन को देखता रहा और फिर कहा, अच्छे लग रहे हैं। मैं या झुमके? शगुन ने शरारत से कहा। दोनों, गुड्डू ने धीरे से कहा और दूसरी ओर देखने लगा। लड़कियों की तारीफ करना उसे नहीं आता था। शायद शगुन उसकी हालत देखकर समझ गई, इसलिए वहां से नीचे चली गई। गुड्डू शीशे के सामने आया और खुद को डांटते हुए कहने लगा, कब पगला गए हो का गुड्डू मिश्रा? ये आजकल शगुन के सामने आते ही तुम्हारी बोलती काहे बंद हो जाती है? दोस्ती तो है ना, फिर इतना का फील कर रहे हो उनकी प्रेजेंस को? और इस सब का है आजकल, जब देखो तब उनका हाथ पकड़कर रोक लेते हो, उनके काम भी खुद करने लगे हो। छूने का बहाना चाहिए तुमको बस। नहीं, पहले तो ये सब जान को उनको ये सब अच्छा लगता भी है या नहीं? हम क्या करें, हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले शगुन से दूर रहते थे, अब जितना पास रहे दूर ही लगता है। ऐसा लगता है हर जगह वो हमारे साथ रहे, हमसे बात करती रहे, हमें देखती रहे। जब भी हमें देखती है कितने प्यार से दिखती है वो, और तोहफा लाए रहे उनके लिए। तो क्या हो गया जे हमने अपने हाथ से पहना दिया? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो गुड्डू। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और फिर शगुन है ना तुम्हारे साथ, संभाल लेगी वो हम सबको। गुड्डू काफी देर तक शीशे के सामने खड़ा बड़बड़ाते रहा और फिर गोलू का फोन आने पर नीचे चला आया। नीचे आकर देखा शगुन नहीं है तो उसके पूछने से पहले ही मिश्राइन ने कहा, शगुन और वेदी महादेव के मंदिर गई हैं। ठीक है, हम दुकान जा रहे हैं, कहकर गुड्डू भी निकल गया। शगुन और वेदी बातें करते हुए मंदिर पहुंचे। वहां पूजा के बाद जब पंडित जी शगुन के हाथ में मोली बांधने लगे तो वेदी ने कहा, पंडित जी, हमारी भाभी ना माँ बनने वाली है, अच्छे से आशीर्वाद दो जिससे इनका बच्चा स्वस्थ रहे और ये भी। पंडित जी ने सुना तो मुस्कुरा उठे, लेकिन शगुन मन ही मन बेचैन हो गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि इस बच्चे का नाटक करते हुए वह और गुड्डू घर वालों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। शगुन का चेहरा उदासी से घिर गया। पंडित जी ने देखा तो कहा, चिंता ना करो बिटिया, महादेव सब ठीक करेंगे। शगुन ने उन्हें प्रणाम कहा और उठकर वेदी के साथ मंदिर की परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा करने के बाद शगुन वहीं पड़ी बेंच पर आकर बैठ गई और बच्चे को लेकर जो झूठ बोला गया उसके बारे में सोचने लगी।
वेदी ने देखा तो कहा, क्या बात है भाभी, बहुत ही परेशान नजर आ रही हैं आप। कुछ नहीं वेदी थी, बस ऐसे ही। शगुन ने बात टालते हुए कहा, आप काफी परेशान दिख रही है, रुकिए मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कहकर वेदी वहां से चली गई। जब वेदी लोटे में पानी भरकर जाने लगी तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे साइड में लेकर आया। वेदी ने अपने सामने खड़े लड़के को देखा तो गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रमेश? वेदिका, तुमने उस रात मेरी बात का जवाब नहीं दिया। रमेश ने सहजता से कहा, कितनी बार कहे हम तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो? लगता है उस दिन की भैया की मार से तुम्हारा पेट नहीं भरा। वेदी ने कहा तो रमेश का चेहरा गुस्से से तिलमिला उठा। उस दिन अगर तुम बीच में नहीं आती ना वेदिका, तो तुम्हारे भाई का तो वो हाल करता कि जिंदगी भर याद रखता वो। रमेश ने कहा, तुम्हें वहम है और इस वहम के चलते दोबारा गुड्डू भैया से भीड़ मत जाना, वरना हड्डी पसली एक कर देंगे तुम्हारी वो। वेदी ने कहा, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा वेदिका, एक गर्लफ्रेंड तो उससे संभाली नहीं जाती। उसकी पिंकी कल परसों मुझसे कह रही थी कि गुड्डू को सबक सिखाना है, और उस गुड्डू को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना वेदिका कि वो मुझे भूल नहीं पाएगा। रमेश ने कहा, अगर हमारे भाई के बारे में कुछ भी कहा ना तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। वेदी ने रमेश को उंगली दिखाते हुए कहा तो रमेश ने बेशर्मी से वेदी का हाथ पकड़ लिया और कहा, वेदिका, ये नाजुक से हाथ मारने के लिए नहीं बल्कि मेरे हाथों को थामने के लिए बने हैं। वेदिका ने गुस्से से अपना हाथ रमेश के हाथ से छुड़ाया और उसे पीछे धकेला दिया। ये देखकर रमेश को गुस्सा आ गया। उसने जैसे ही वेदी को मारने के लिए हवा में हाथ उठाया, किसी ने आकर रमेश के हाथ को रोक लिया। रमेश ने सामने देखा, वेदी के बगल में गुड्डू की पत्नी शगुन खड़ी थी और शगुन ने ही रमेश का हाथ पकड़ा हुआ था। रमेश ने शगुन को घूरा तो शगुन ने एक झटके में उसका हाथ नीचे कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत, कहते हुए रमेश शगुन की तरफ आया तो शगुन ने खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। बौखलाया सा रमेश शगुन को देखने लगा तो शगुन ने गुस्से से कहा, एक और बार अगर आपने बदतमीजी की तो वो हाल करूंगी कि घर जाने लायक नहीं रहोगे। एक लड़की को डराते धमकाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? छी, कैसे इंसान हो तुम? वेदी तुम्हें पसंद नहीं करती है तो क्या जबरदस्ती करोगे उसके साथ? अगर असली मर्द हो ना तो औरत की ना को स्वीकार करना सीखो। शगुन की बात सुनकर वेदी डरते हुए उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और शगुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। वेदी को डरा हुआ देखकर शगुन ने कहा, घबराओ मत वेदी, मैं हूं तुम्हारे साथ। आइंदा से अगर तुमने इसका रास्ता रोका और इसे परेशान किया तो सीधा जेल जाओगे, समझे? रमेश ने देखा शगुन की आवाज सुनकर वहां आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे हैं। रमेश ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप शगुन को घूरते हुए वहां से चला गया। डरकर वेदी रो पड़ी। शगुन ने उसे चुप करवाया और घर पर किसी को इस बारे में ना बताने का कहकर चली गई। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, एक के बाद एक परेशानी शगुन के सामने आती जा रही थी। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 74। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।